हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की। इसमें बेसिकली मटेरियल साइंस भी होता है, कहीं बीटेक में सब्जेक्ट होता है मटेरियल साइंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम इसकी इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हम ये मटेरियल साइंस जो है इस सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है। वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है कि मटेरियल साइंस तो मटेरियल से रिलेटेड है, तो मटेरियल की ज़रूरत तो होती है, तो इसलिए उसको पढ़ते हैं। फिर भी एक बार हम अपने इंट्रोडक्शन के लिए इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम स्टोन एज की बात करें, जब जिसे पाषाण युग कहा जाता है हिंदी में, जब पत्थर वगैरह पे जी रहे थे, सभी शिकार करते थे, मतलब जानवरों का कुछ पेट भरने के लिए सब कुछ पत्थर की चीज़ें थी, जो औजार थे वो पत्थर के थे। धीरे धीरे क्या हुआ, एक ब्रोंज एज जिसमें हम कॉपर का यूज़ कर रहे थे, वो एज आई 300 BC के करीब करीब। फिर आयरन और स्टील का एक एज आया 1200 BC में, जब आयरन और स्टील को यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो हुआ ये था कि वही आदि मानव थे मान लो, उन्होंने एक उनको चट्टान मिली किसी चीज़ की, किसी भी मेटल की थी, चाहे वो आयरन की चाहे ब्रोंज की, कोई भी मेटल था, उनकी उसको चट्टान मिली। तो उन्होंने देखा कि यार इस चीज़ को हम अगर किसी से टकराएं तो एक अलग सी आवाज़ आ रही है, जो कि पहले तो नहीं होता था स्टोन एज में। स्टोन एज में ये था कि एक सिमिलर सी आवाज़ उन्हें सुनने को मिलती थी। जब अलग अलग मेटेरियल उनको अलग अलग तरह से टकराया, तो हर वक्त एक, जैसे आयरन को ब्रोंज से टकराया अलग आवाज़, आयरन को स्टोन से टकराया अलग आवाज़ आ रही थी। तो ये बड़ी एक नई सी चीज़ थी उनके लिए कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी अलग सी आवाज़ क्यों आ रही है, पहले ऐसा क्यों नहीं होता था, अब ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, उन्होंने सोचा कुछ और करके देखा जाए। तो उस वक्त आग तो वो जलाते थे खाना वगैरह पकाने के, जो भी था सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे आयरन की मान उनको रॉक मिली थी कोई, उन्होंने क्या किया, उस रॉक को उन्होंने उस आग में फेंक दिया। अब देखा कि लकड़ी तो आसानी से जल जाती थी, लेकिन ये जो आयरन की रॉक है या आयरन की चट्टान है, ये क्यों नहीं जल रही है, क्या रीज़न है इसका। तो वो भी थोड़ा उनके सोचने के लिए अलग से एक चीज़ मिल गई थी उन्हें, एक अलग सी चीज़ मिल रही थी कि भाई ये चीज़ क्यों नहीं जल रही है। तो फिर थोड़ी देर बाद देखा उसको आग में डाल के रखा हुआ था, थोड़ी देर बाद देखा कि वो पिघलना स्टार्ट हो गई है। और बाकी चीज़ तो था कि वो जल के तो राख बनती जा रही थी, लेकिन ये चीज़ पिघल रही थी, ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर बाद में आग बंद की तो देखा कि उसको किस चीज़ से मारना स्टार्ट किया, तो देखा ये पहले सर्कुलर सी शेप थी कोई, अब फ्लैट सी चीज़ बन गई है। तो उनको समझ आ गया कि हाँ, अगर हम ऐसी और कोई चट्टान लें तो उसको अगर आग में रखें तो वो पिघल जाएगी, फिर पिघलने के बाद उसको हैमरिंग वगैरह करके हम किसी भी तरह की अपनी मनचाही शेप उसे हम ले सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो गई धीरे धीरे प्रोग्रेस स्टार्ट होगी उनके, उन्हें समझ आ गया था कि हम किस तरह से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके कारण धीरे धीरे उनको समझ आ गया कि हम स्टील की अलग अलग वैरायटीज़ कैसे बना सकते हैं। 1850 के करीब जब हम कहते हैं कि इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन भी आ गया था उस टाइम। फिर धीरे धीरे अब ये सब तो हो गया था कि हमें पता लग गया था अलग अलग मेटल्स के बारे में। वैसे सिर्फ हमें उनके बारे में नाम शाम तो कुछ दिया नहीं था, हमें पता था हाँ ये चीज़ है, इससे ये चीज़ बना सकते हैं, इतना हमें पता था। अब वो चीज़ें ऐसा क्यों बिहेव करती हैं, क्या उनमें अलग सी प्रॉपर्टीज़ है जिसके कारण आयरन जो स्टील से अलग है। वैसे तो एक ही चीज़ आप बताऊंगा अभी, जैसे ब्रोंज है वो कॉपर से अलग क्यों है, आयरन से अलग क्यों है, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। अब उनको समझना तो हमें एटॉमिक लेवल पर जाना था। फिर धीरे धीरे क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई 1930s के करीब। फिर धीरे धीरे हम मटेरियल्स की जो भी मेटल्स, अगर नॉन मेटल्स कुछ भी बात कर लो, हमने क्या किया मेटल्स से तो उनके एटॉमिक लेवल पर गए, वहाँ पे स्टडी करने स्टार्ट की हमने उनकी। वहाँ से हमें पता लगा कि अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मेटल्स जो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी कारण क्वांटम मैकेनिक्स के कारण हमें पता लग रही थी, हाँ ये चीज़ें क्यों होती हैं क्यों नहीं होती, ये सब चीज़ें हमें यहाँ से पता लगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे पहले पत्थर थे, पत्थर से शिकार करते थे, वो मुश्किल था। धीरे धीरे ब्रोंज आया, आयरन आया, उसके औजार बनाना स्टार्ट किए, शिकार करना आसान हो गया। कुछ गाड़ियाँ बनाई, आयरन का यूज़ किया, स्टील का यूज़ किया। पहले बैलगाड़ी बनाते थे, लकड़ी का यूज़ था, टूट जाती थी, ख़राब हो जाती थी, कोई उसका फ़ायदा नहीं था, बेनिफिट नहीं था। लेकिन जब आयरन स्टील की रिवॉल्यूशन, आयरन स्टील का टाइम आया, फिर उससे गाड़ियाँ बनाना स्टार्ट की, कुछ अलग अलग मटेरियल्स बनाने स्टार्ट किए जो कि ज़्यादा रिजिड थे, ज़्यादा सूटेबल थे। तो आप देख सकते हो अलग अलग मटेरियल आते गए, जैसे जैसे मटेरियल मिलते गए हम नई नई चीज़ें बनाते गए उनसे, तो लाइफ थोड़ी ईजी बनती गई। यहाँ से आप समझ सकते हो मटेरियल्स के बारे में कि क्या अहमियत है उनकी। फिर हम मटेरियल साइंस क्यों पढ़ते हैं, अब ये चीज़ें बन चुकी हैं, जैसे आयरन के बारे में पता लग चुका है, स्टील के बारे में पता लग चुका है, हमें इनके बारे में पढ़ते हैं इस मटेरियल साइंस में, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें क्या है, मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, पॉलीमर्स के बारे में, कंपोजिट, सिरामिक्स, कुछ भी अगर उन सब के बारे में मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं। अब हम कुछ नया एलिमेंट डिस्कवर करना चाहते हैं, तो हमें पहले तो इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जो चीज़ें अभी डिस्कवर्ड है उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे हाँ इनमें क्या कमी है, तो हम कोई दूसरी चीज़ डिस्कवर करें या रिसर्च करना चाहते हैं, तो पहले हमें अभी बेसिक जो चीज़ें अभी इस टाइम है उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम आगे थोड़ा डेवलप कर पाएंगे। जैसे अगर मटेरियल साइंस पढ़े तो हमें उससे क्या पता लग सकता है, हम एक ऐसा कोई मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं जो जो हमें चाहिए हो, डिज़ायरेबल हो, जिसकी कॉस्ट भी कम हो और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। जैसे मान लो अभी हम क्या करते हैं, हम चाय वगैरह बनाते हैं, कोई चीज़ गर्म करते हैं,
हम बर्तन लेते हैं, बर्तन वो ज़्यादातर स्टील का होता है, लेकिन देखा जाए तो स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है कॉपर के अकॉर्डिंग। कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। फिर भी जो हम बर्तन बनाते हैं वो स्टील के बनाते हैं, क्यों? कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, हमें कॉपर के बनाने चाहिए। कॉपर के इसलिए नहीं बनाते क्योंकि कॉपर कॉस्टली है, स्टील थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कॉपर का कोई स्टील का कोई बर्तन है, उसके सबसे नीचे बॉटम में हम एक उस पर कॉपर की लेयर सी, जैसे कहते हैं ना कोटिंग, कॉपर की कोटिंग कर लेते हैं वो। क्यों? क्योंकि फिर बाकी हीट ट्रांसफ़र हो, कन्वेक्शन या कंडक्शन के थ्रू वाला चीज़ है, हम नीचे से कोटिंग कर लेते हैं उसकी, ताकि हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा हो सके। तो हम नीचे क्या करते हैं, कॉपर की कोटिंग, बाकी ऊपर सारा स्टील का बर्तन। ये आपने देखा भी होगा घर में बर्तनों में हमेशा ऐसा होता है। तो क्या हम कोई ऐसा और अब कोई मटेरियल ढूंढ सकते हैं, रिसर्च करके हम ऐसा कोई मटेरियल देख सकते हैं जिससे कि हम पूरा का पूरा बर्तन उसी मटेरियल से बनाते हैं, उसकी कॉस्ट भी कम पड़े और थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर से भी ज़्यादा हो। ऐसी चीज़ भी तो हम कर सकते हैं, ये भी तो पॉसिबल है। क्योंकि जब हम पत्थर के पाषाण युग में रहते हैं, स्टोन एज में, हम ब्रॉन्ज एज में भी तो आए, हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी तो आए। वो भी इजी हो गया था, पहले सोचने में तो मुश्किल था लेकिन तब भी पहुंच गए। अब अगर कॉपर की हम सोच रहे हैं कि कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो हो सकता है बाद में हम कोई ऐसा मटेरियल ढूंढें जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर से भी ज़्यादा हो, तो वो भी पॉसिबल है। तो मटेरियल साइंस की एप्लीकेशन चाहिए, उसी में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। हम समझ सकते हैं कोई मटेरियल किस हद तक काम कर सकता है, उसकी किस हद तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और उनको जैसे यूज़ करते जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आएंगे। जैसे आयरन हम यूज़ करते जाते हैं, बाद में उसमें जंग लग जाता है, करोड हो जाता है, वो क्यों हो जाता है ऐसा? या उसकी प्रॉपर्टीज़ में या क्रीप या फैटीग वगैरह ये सब हो जाता है, क्यों होता है ये रीज़न? ये सब भी हम मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं। कोई पुल बना हुआ, कोई ब्रिज बना हुआ, थोड़ी देर बाद, कुछ सालों बाद वो टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्या कारण थे उसके? वो सारे हम मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं। किस तरह के स्ट्रेस वो ले रहा था। फिर और ये सब चीज़ स्टडी करने के बाद हम एक नए तरह की मटेरियल बना सकते हैं जिसमें डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ जो हमें चाहिए वो हों। तो ये सब चीज़ें स्टडी करने के लिए मटेरियल साइंस हम पढ़ते हैं, और इसमें आपको बताइए क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। तकरीबन हम मटेरियल से रिलेटेड हर एक चीज़ पढ़ते हैं। इसमें जो फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं, किस तरह की फोर्सेस लग रही हैं, किस तरह के उसमें फेलियर होंगे, यूज़ करने के बाद किस तरह से हम उसको और सस्टेन कर सकते हैं। उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर, उसके ग्रेन लेवल तक हम जाते हैं मटेरियल साइंस में, उनके डायग्राम्स पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट करते हैं, ये सब मटेरियल साइंस में आता है। तो ये था बेसिक ही मटेरियल साइंस क्यों पढ़ते हैं। अब आगे की बात कर लें हम, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स की क्या चीज़ होती हैं। अब जैसे कई तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स की, जैसे आप कहते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो तो ठीक अलग बात है, लेकिन हम जो मेन फोकस है हमारा वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पर, कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ है। हम वही पढ़ते हैं मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल मीन्स फोर्सेस, कुछ फोर्सेस लग रही है मटेरियल्स पे, उनके बारे में क्या चेंजेस आते हैं, वो सब हम पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी जिसके कारण जैसे ही हम उस पर कुछ एक्सटर्नल हमने फोर्स लगाई है, जैसे मान लो ये है हमारे पास स्केच का है, मैं क्या करूँ, उस पर कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, और वो अगर मैं फोर्स जैसे छोड़ दूँ तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर ले, तो वो उसकी इलास्टिसिटी है। जैसे मान लो हम कहते हैं ना एक रबड़ होता है, उसको ऐसे खींचते हैं, तो जैसे उसकी फोर्स हम छोड़ देते हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो वापस अपनी पोजीशन गेन कर लेता है, तो वो उसकी इलास्टिसिटी होगी। और हम अगर बात करें परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, तो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी इस टाइम तक कोई नहीं है, सिर्फ एक आइडियल कंसेप्ट है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हमें परफेक्ट इलास्टिक बॉडी मिल जाए, लेकिन ऐसा है नहीं अभी तक। सबसे ज़्यादा इलास्टिक बॉडी जो हमें मिली है इस टाइम मॉडर्न साइंस में अभी तक हम बात करें तो वो क्वार्ट्ज फाइबर है, लेकिन वो भी एक परफेक्ट इलास्टिक बॉडी नहीं है, वो भी एक एजम्पशन है, लेकिन वो उसके करीब करीब पहुँच चुकी है। तो ये था इलास्टिसिटी के बारे में, आप समझ सकते हो इलास्टिसिटी क्या है। यहाँ पर नहीं समझ आ रहा तो इसके बाद की नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊंगा, उसमें आपको और समझ आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लो कि किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कि हम उस पर अगर एक्सटर्नल हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, उसको छोड़ दें, वो अपनी पोजीशन वापस से गेन करे जिस पोजीशन में उसमें स्टार्टिंग में था, तो हम कहेंगे कि उसकी इलास्टिसिटी है ये। अब वैसे प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की एबिलिटी है कि वो उसमें कुछ, जैसे हम कुछ जैसे फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या हो, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाए, लेकिन इसमें कोई फेलियर ना हो। जैसे मैं इसको मान लो बेंड कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो कुछ देर के बाद ये क्या हो जाए, बेंड हो जाए, लेकिन ये टूटे ना, बस ये मैं इसको बेंड करना चाहता हूँ, ये बेंड हो जाए, तो हम बोलेंगे इसकी प्लास्टिसिटी है। मतलब ये नहीं कि इसको बेंड करूँ तो ये वापस, अगर फोर्स छोड़ दूँ मैं एक्सटर्नल फोर्स, तो ये वापस अपनी पोजीशन गेन कर ले, ऐसा हो तो वो इलास्टिक हो जाएगा। अगर इसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ और ये डिज़ायर्ड शेप ले ले, तो हम बोलेंगे ये प्लास्टिक है, लेकिन फेलियर नहीं होना चाहिए, जैसे हम शेप चाहते हैं वैसे ले ले, तो हम बोलेंगे ये प्लास्टिक है। और ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है प्लास्टिसिटी बढ़ती जाती है। अगर हम क्रिस्टलिन स्केल की बात करें, तो प्लास्टिसिटी ज़्यादातर जो होती है वो इसमें ग्रेन साइज़ होते हैं उनके डिसलोकेशन, वो ग्रेन अपनी जगह से दूसरी जगह पे लोकेट हो जाते हैं, उसके कारण ये प्लास्टिसिटी मटेरियल्स पर आती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिसलोकेशंस के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे क्या चीज़ है। अब एक मेलिबिलिटी आ गया। मेलिबिलिटी आप बचपन में भी पढ़ा होगा अपने साइंस में, जैसे कि ये क्या है कि
सिंपल लैंग्वेज में यही है कि एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम कोई चीज़ है उसको उसकी शीट्स बना सकते हैं। जैसे हैमरिंग करके किसी चीज़ को, जैसे मान लो यही है, मैं इसको मार मार के इसकी एक शीट बना सकता हूँ। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम बोलेंगे ये मटेरियल जो है मैलिएबल है। जैसे एग्जांपल्स हैं गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एट्सेट्रा, ये सारी इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे आप देखते हो, आप चिप्स वगैरह खाते हो, अब उसके जो जिसमें चिप्स वगैरह जिसमें पड़े होते हैं, जिस पैकेट में पड़े होते हैं, वो भी मैलिएबल ही होता है क्योंकि वो एल्यूमिनियम का होता है। तो देखो एल्यूमिनियम कैसी चीज़ है, उसको हैमर कर करके हम कितना पतला बना देते हैं उसको शीट की फॉर्म में। तो आप कह सकते हो कि एल्यूमिनियम मैलिएबल है। वैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, इनको भी आप हैमरिंग करके इनको शीट्स की तरह बना सकते हो इनको, तो हम कह सकते हैं कि ये मैलिएबल हैं। सबसे ज़्यादा मैलिएबल कौन से इनमें से? गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मैलिएबल हैं, सबसे ज़्यादा गोल्ड मैलिएबल है। ओके, अगर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, मैकेनिकल लैंग्वेज में बात करें तो हम बोलेंगे कि ये किसी मटेरियल की ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण हम इसको, ये अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएं तो ये डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब क्या है कि अगर इसको कंप्रेस करूँ मैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाऊँ तो ये डिफॉर्म हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मटेरियल हम बोलेंगे वो मैलिएबल है। अब गोल्ड कहा कि सबसे ज़्यादा मैलिएबल है, इसका फैक्ट बता दें कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लोगे, सिर्फ 1 ग्राम आप गोल्ड ले लो, तो उसको आप हैमरिंग करके, मतलब किसी भी तरह से आप उसको 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इतनी उसकी शीट बना सकते हो। 1 ग्राम गोल्ड से सिर्फ आप 1 मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर की आप शीट बना सकते हो सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। अब वैसे ही जैसे मैलिबिलिटी है वैसे डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है। इसके कारण क्या कि हम सिंपल लैंग्वेज में यही है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण हम मटेरियल की वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हो। जैसे खींच खींचिए अगर किसी चीज़ की मैं तार बना सकूँ, वायर बना सकूँ, तो मैं बोलूँगा कि वो मटेरियल डक्टाइल है। मैकेनिकल लैंग्वेज हम कहेंगे कि ये किसी मटेरियल की ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण हम इसको टेंसाइल स्ट्रेस लगा दें तो उसको डिफॉर्म कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब टेंसाइल स्ट्रेस अगर लगा दें तो हम उसको डिफॉर्म कर सकते हैं। ये अगर हम मैकेनिकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो इसकी एग्जांपल्स डक्टिलिटी की एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, माइल्ड स्टील, प्लेटिनम, लेड, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। गोल्ड भी एग्जांपल है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल गोल्ड है। जैसे मैलेबल भी गोल्ड था, डक्टाइल भी गोल्ड है। और जैसे यहाँ पे बात करते हैं हम कि मैलिबल में कि 1 ग्राम गोल्ड को हम 1 मीटर स्क्वायर की शीट में बदल सकते हैं। वैसे अगर यहाँ पर बात करें हम तो 1 ग्राम गोल्ड अगर हम लें तो उसकी हम 2300 मीटर लंबी तार बना सकते हैं। सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से हम 2300 मीटर लंबी तार बना सकते हैं। मान लो 2.5 किलोमीटर के करीब करीब हम 1 ग्राम से तार बना सकते हैं। ये है डक्टिलिटी गोल्ड की। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता कि अभी कुछ पिछले सालों में क्या होता है, एक ऐसा आदमी था जिसने प्रूव किया था कि प्लैटिनम जो है वो ज़्यादा डक्टाइल है गोल्ड से। उसने प्रूव भी कर दिया था, सेम ऐसा प्रोसीजर करके उसने प्रूव किया था कि प्लैटिनम ज़्यादा डक्टाइल है गोल्ड से। बट फिर भी मुझे पता नहीं क्या कंसेप्ट है कि अभी भी यही कहते हैं कि गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है। बट प्लैटिनम पर हो चुकी है डिस्कवरी, प्लैटिनम रिसर्च करके देखा गया कि हाँ वो गोल्ड से ज़्यादा डक्टाइल है। लेकिन अभी भी जब भी आपको कहीं देखने को मिलेगा तो यही मिलेगा कि गोल्ड ही सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। अब उसका रीज़न मुझे पता नहीं। अब ब्रिटलनेस एक प्रॉपर्टी है। ब्रिटलनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिसके कारण क्या कि इसको अगर हम कुछ फोर्स लगाएं तो ये क्या होगा, पीसीस में बिखर जाएगा, टूट जाएगा बिना क्रैक हुए। ये नहीं कि अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो पहले क्रैक आएंगे फिर ये टूटेगा। मतलब कि जैसे मैं इसको एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, ग्लास जैसे नीचे फेंकते हैं वो क्या होता है, पीसीस में टूट जाता है। पहले ये नहीं कि क्रैक आएगा फिर टूटेगा, जैसे फेंका टूट जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से। तो हम बोलेंगे कि ये मटेरियल ब्रिटल है। अगर इसको मैकेनिकल लैंग्वेज में बोलोगे तो हम बोलेंगे कि मटेरियल ब्रिटल तभी होगा जब इसमें अगर हम स्ट्रेस लगाएं तो बिना प्लास्टिक डिफॉर्म हुए टूट जाएगा। यह मैकेनिकल लैंग्वेज में। ओके, अब टफनेस की बात करते हैं। टफनेस क्या चीज़ है? टफनेस किसी मटेरियल की ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जैसे आप उसमें फोर्सेस लगा रहे हैं कुछ, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है बिना फ्रैक्चर हुए। एक होता है इलास्टिकली, एक होता है प्लास्टिकली। प्लास्टिकली मतलब वो अपनी शेप वापस गेन नहीं करेगा। तो एक किसी मटेरियल की ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं उस पर वो सारी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो क्या करेगा कि प्लास्टिक डिफॉर्म भी हो जाएगा। जैसे उसको मैं अगर दबाना चाहता हूँ, छोटा करना चाहता हूँ, तो क्या होगा कि ये छोटा भी हो जाएगा बिना फ्रैक्चर हुए। तो हम बोलेंगे ये उस मटेरियल की टफनेस है। मैथमेटिकली हम कहते हैं कि टफनेस को डिनोट करते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, कितनी एनर्जी उस चीज़ ने स्टोर की कितनी वॉल्यूम में, और उसकी यूनिट है जूल और पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज़ आएगी टफनेस के बारे में। और हम अभी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे, जो उसके नीचे का एरिया था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कर्व में, जो कर्व के नीचे का एरिया होता है वही हमें टफनेस बताता है किसी मटेरियल की। ये हम आगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आगे देखेंगे वीडियोज़ में। और टफनेस चेक करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं 4P टेस्ट, आइजो टेस्ट, ये आपने पढ़ा भी होगा अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया तो। ये टेस्ट किए जाते हैं टफनेस किसी चीज़ की चेक करने के लिए। अब ऐसी हार्डनेस की बात करते हैं।
हार्डनेस का किसी भी मटेरियल की ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण वो इंडेंटेशन या पेनिट्रेशन ऐसी जो चीज़ें हैं उनको रेजिस्ट करता है। जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में आप कहना चाहो कि किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अगर हम स्क्रैचेस या कट या वियर एंड टियर उसको रेजिस्ट करता है। मतलब कि जैसे मान लो ये कोई मेटल है, इसमें अगर मैं इस तरह से कुछ कर रहा हूँ, इसमें सरफेस फिनिश कर रहा हूँ तो उसमें स्क्रैचेस ना आए। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे ये मटेरियल ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। अगर हम उसको कट कर रहे हैं वो ईजिली कट ना हो तो हम बोलेंगे ये मटेरियल ज़्यादा हार्ड है। समझ रहे हो? रेजिस्टेंस टू स्क्रैचेस मतलब स्क्रैचेस ना पड़ने दे, कट ना होने दे, वियर टियर ना होने दे, अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे ये मटेरियल हार्ड है। हार्डनेस के टेस्ट के लिए हम कई तरह के करते हैं एक्सपेरिमेंट, जैसे जैसे हमारे पास ब्रिडनल हार्डनेस टेस्ट, नूब हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, विकर हार्डनेस टेस्ट। ये सारे आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आराम से मिलेंगे। किसी भी कंपनी में आप जाओगे ये सारे टेस्ट किए जाते हैं मटेरियल्स के लिए, ठीक है। ये था हार्डनेस के बारे में। अब स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ क्या चीज़ है? स्ट्रेंथ क्या है कि किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कि वो फोर्स को रेजिस्ट करे। जब हम उसमें कोई फोर्स लगा रहे हैं उसको रेजिस्ट करे, कब तक? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक। मतलब कि वो फेल ना हो मटेरियल। जितनी जैसे मैं इस पर चीज़ में मेटल है, इसमें कुछ फोर्स लगा रहा हूँ तो इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले, फेलियर ना हो इस पर कोई, वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, कब तक? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक, ठीक है। मतलब कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से पहले पहले वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले बट फेल ना हो। मैं इसे जो करवाना चाहता हूँ वो कर ले, बस उसमें कोई फेलियर ना आए। तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये चीज़ की इतनी स्ट्रेंथ है इस चीज़ की। जैसे हम कहते हैं ना हमारी कितनी ताकत है, तुम कब तक काम कर सकते हो, तो हम कहेंगे भाई जब तक मैं थकूँगा तब तक मैं काम कर सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। वैसी मटेरियल्स की भी स्ट्रेंथ होती है, कितनी फोर्स वो एब्जॉर्ब कर सकता है बिना फेल हुए। अब आगे स्टिफनेस की बात करते हैं। स्टिफनेस को रिजिडिटी भी कहते हैं। अब समझ सकते हो रिजिडिटी से क्या मतलब है इसका। तो इसको अगर हम बात करें तो स्टिफनेस का मतलब है कि किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कि वो क्या करे। देखो द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू इलास्टिक ये चीज़ हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक बात कर रहे हैं। मतलब कि एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे हम बोलेंगे कि रबड़ बैंड है एक, ये ऐसी एग्जांपल है मटेरियल की जिसकी स्टिफनेस कम है। स्टिफनेस कम है क्यों? क्योंकि रबड़ बैंड में देखो क्या है, एक और डेफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं। किसी भी मटेरियल की एबिलिटी क्योंकि वो क्या करे, रेजिस्ट करे इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक। मतलब कि जैसे अगर उसमें डिफ्लेक्शन हो रही है, अगर किसी चीज़ में डिफ्लेक्शन हो रही है तो उसको रेजिस्ट करे, डिफ्लेक्ट ना होने दे। अगर ऐसा वो चीज़ करते तो हम बोलेंगे ज़्यादा स्टिफ है, स्टिफर है। जैसे हम रबड़ बैंड के एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो उसकी स्टिफनेस कम होती है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम मान लो इलास्टिकली डिफॉर्म कर रहे हैं, इलास्टिक की बात करूँ, इलास्टिकली डिफॉर्म कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, रबड़ बैंड जो ईजिली डिफॉर्म हो जाता है। तो मतलब कि इसकी स्टिफनेस कम है, क्योंकि अगर स्टिफनेस ज़्यादा होती तो उसको रेजिस्ट करता, बेंड नहीं होने देता। अगर हम बात करें एक हाईली स्टिफनेस मैटर जैसे डायमंड है, उसको हम जितना मर्जी इलास्टिक डिफॉर्म करने की कोशिश करें, अगर जितनी ज़्यादा फोर्स भी लगा देंगे ना तो बिल्कुल थोड़ा सा ज़रा सा वो डिफॉर्म होगा इलास्टिकली। तो इसका मतलब कि उसकी स्टिफनेस आता है। समझ लो स्टिफनेस का क्या मतलब है, या गया इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक, ओके। और टफनेस क्या था, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक। इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। स्टिफनेस जो वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक रहती है और जो ये टफनेस है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक रहता है, ठीक है। ये था इसके बारे में। अब रेजिलेंस के बारे में पढ़ते हैं। रेजिलेंस क्या है, किसी भी मटेरियल की कैपेसिटी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले इलास्टिक फेलियर से पहले। हमने टफनेस पढ़ा था कि वो क्या, किसी मटेरियल की एबिलिटी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे कब तक, प्लास्टिकली डिफॉर्म होने तक। ये भी सेम टू सेम एज इट इज़ वही चीज़ है, बट ये कहाँ तक मैटर करता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक। वो था प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक, ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले तो हम बोलेंगे रेजिलेंस है। अगर उसके बाद एनर्जी एब्जॉर्ब ना कर पाए तो वो हम टफनेस की टर्म्स में बात करेंगे। लेकिन इलास्टिसिटी तक अगर हम बात करें, इलास्टिक लिमिट तक, तो वो रेजिलेंस हम बोलेंगे। यही क्वांटिटी है जिसके हम कारण हम कहते हैं कि कोई मटेरियल कितने शॉक्स बेयर कर सकता है, कितने वाइब्रेशंस वो बेयर कर सकता है, वो रेजिलेंस से हमें पता लगता है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जैसे फैटीग है। फैटीग आपने सुना भी होगा, फैटीग और करीब उसमें कन्फ्यूजन भी होती है। फैटीग क्या चीज़ है, फैटीग किसी मटेरियल की होता है कि अगर कोई मटेरियल है उसमें बार बार स्ट्रेसेस लग रहे हैं तो हम बोलेंगे हाँ उसमें फैटीग हो रहा है। वो फैटीग के अगर फेलियर आ गया हम बोलेंगे फेलियर किसके कारण है, फैटीग के कारण है। देखो जैसे आपको कोई वायर है, कोई तार है, आपको वो ब्रेक करनी है। अब आप उसको खींच के तो तोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है खींचे टूटनी ही नहीं है। आप उसको कैसे खींचोगे, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके तोड़ते हैं ना किसी वायर को, या घुमाते हैं ऐसे ऐसे करके तो वैसे टूटती है। तो वो क्यों, इसमें क्या होता है फैटीग में, मैंने कहा कि फेलियर ऑफ मटेरियल अंडर रिपीटेड स्ट्रेस, बार बार उसमें अलग तरह के स्ट्रेस लगते रहते हैं, उसके कारण वो मटेरियल फेल हो जाता है। जैसे हम वायर की बात कर रहे हैं, हम वायर को एक बार ऐसे ऊपर करते हैं
ऊपर करने से क्या होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, फिर थोड़ी देर बीच में मिडिल में आ जाता है जीरो स्ट्रेस, फिर नीचे नेगेटिव स्ट्रेस, ऐसे पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, रिपीटेड स्ट्रेस, बार बार स्ट्रेस लगता जाता है और वायर टूट जाती है। तो ये किसके कारण हुआ? फैटीग के कारण। ठीक है, ये एग्जांपल थी फैटीग की। ऐसी क्रीप की चीज़ है, क्रीप जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसके कारण होता है। टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है। क्यों? जब किसी मटेरियल पर कांस्टेंट किसी तरह का लोड लगता रहे तो हम बोलेंगे वो क्रीप है। देखो फैटीग में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि कांस्टेंट लोड, फैटीग में था कि रिपीटेड स्ट्रेस बार बार रिपीट होता रहे। लेकिन क्रीप के केस में क्या कि कांस्टेंट लोड लगता है किसी चीज़ पर, फिर वो उसमें फेलियर आता है। और क्या चीज़ है? वो टाइम पर डिपेंड करता है, टाइम के अकॉर्डिंग होता है, जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे होता है। इसके एग्जाम्पल हम लोग समझ आ जाएगा। वैसे ये होता क्यों है? जनरली कोई मटेरियल उसमें ग्रेन स्ट्रक्चर होता है उसके कारण होता है। इसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल केबल होते हैं, जब हम स्टार्टिंग में उसको इंस्टॉल करते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, स्टिफ होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि उनमें थोड़े से वो बेंड से हो जाते हैं, थोड़े से ढीले से पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्रीप के कारण। क्योंकि उनमें कॉन्स्टेंट धीरे धीरे कुछ ना कुछ लोड पड़ता रहता है और टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है उनमें थोड़ा थोड़ा फेलियर होता है। और वो जो फेलियर होता है टाइम के अकॉर्डिंग और कॉन्स्टेंट लोडिंग के कारण उसे हम क्रीप्स कहते हैं। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा कि फैटीग और क्रीप में क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अलग अलग चीज़ों की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या मटेरियल साइंस क्यों पढ़ते हैं। ये शायद आपको थोड़ा बोरिंग भी लगा हो, लेकिन ये इसलिए बताया क्योंकि हम मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों का बार बार हमें यूज़ होगा वहाँ पर। तो इन चीज़ों को बार बार मैं अलग से नहीं बता पाऊँगा आपको, इसलिए एक ही बार इन सब के बारे में बता दिया। अब ये नहीं कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ और भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो बार बार आगे यूज़ में आती जाएंगी, वैसे वैसे आपको मैं बताता जाऊँगा। इसके बाद की वीडियो में हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैकेनिकल क्या, सिविल इंजीनियर्स के लिए, सबके लिए ज़रूरी है वो। बाकी मटेरियल साइंस का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, मटेरियल साइंस पढ़ रहे क्यों है, क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी। इसके बाद हम बाकी की वीडियोज़ धीरे धीरे इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।